अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? जी हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। कुछ हम थोड़ा सा लास्ट क्लास को थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे। कुछ चीज़ें जो टॉपिक्स हमने लास्ट टाइम पढ़े आ, उसके पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि लास्ट दिन हमने जो क्लास के अंदर क्या क्या डिटेल्स हमने। जी जी, कल हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने डिफरेंट बिजनेस स्ट्रक्चर्स के हवाले से देखा था। उसमें हमने सोल प्रोप्राइटर को एफबीआर के साथ रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी देखा था कि हम उसको कैसे रजिस्टर्ड करते हैं। हमने एक प्रैक्टिकली एक पर्सनस को उसकी रजिस्ट्रेशन की कि किस तरह से एक सोल प्रोप्राइटर है वो किस तरह से रजिस्टर्ड होता है और सोल प्रोप्राइटर होता क्या है। उसके हवाले से हमने कुछ पढ़ा था कि सिंगल ओनर है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं। नॉर्मली फॉर्मेशन सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, मिनिमम सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। और इसके अलावा नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि ओनर उस सेपरेट नहीं होता अपने बिजनेस से, उसकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट भी होती है। प्रॉफिट 100% जो है वही सोली उस पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है, एडमिनिस्ट्रेट कर रहा होता है और अल्टीमेटली प्रॉफिट भी उसी से बिलोंग करता है। तो मल्टीपल थिंग्स थी जो सोल प्रोप्राइटर के हवाले से उन्हें जो है फ़ायदा भी है, लेकिन बट कुछ लिमिटेशन भी हैं कि लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती हैं। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ को हमने कल भी डिस्कस किया कि बेसिकली अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ मीन कि इफ़ अगर बिजनेस के अंदर कोई लॉसेस भी होते हैं तो लाइबिलिटीज़ जो है उन्हें पर्सनल डेट जो है उनकी अपने इसको क्लियर करने के लिए खुद से भी अपनी जो डेट है वो खुद से भी क्लियर करने पड़ेंगे। तो ये इसको भी हमने थोड़ा सा कंसेप्ट को थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। कुछ जो एस्पेक्ट्स थे वो हमने कुछ और डिस्कस किए। इसके अलावा हमने टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन को देखा कि किस तरह से टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 181 के तहत जो कमिश्नर के पास पावर है कि वो उसे रजिस्टर्ड कर सकता है। और हमने उस सेक्शन को भी देखा कि 2015 के बाद इंडिविजुअल के केस के अंदर CNIC ही उसका एंट्री नंबर होता है। इसके अलावा फाइलर नॉन फाइलर के हवाले से हमने कुछ चीज़ें पढ़ी। आज हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपसे, थोड़ा सा साथ एक सेशन भी स्टार्ट करते हैं फाइलर नॉन फाइलर के हवाले से। आप मुझे बताइए कि फाइलर नॉन फाइलर का कंसेप्ट क्लियर था? हम थोड़ा सा इसको जो है एलेबोरेट करते हैं कि ये जी फाइलर बेसिकली हम पढ़े थे कि फाइलर कौन होता है। लास्ट डेट को हमने पढ़ा कि फाइलर ही होता है कि जो एनी पर्सन की भी हम डेफिनेशन कल हमने पढ़ी कि जो अपने टैक्स को फाइल करता है विद इन ड्यू डेट। और विद इन ड्यू डेट्स का कंसेप्ट है। इसके अलावा अगर वो विद इन ड्यू डेट्स पे अगर FBR में रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अंडर सेक्शन 114B के तहत भी देखे कि FBR के पास पावर है कि किस तरह से वो इन्फोर्स भी कर सकता है रिटर्न फाइलिंग के हवाले से। तो कुछ चीज़ें जो है आपको साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, दोबारा से मैं अपडेट भी करता हूँ कि कैसे फाइलर्स है। सपोज आज हम एक क्वेश्चंस करते हैं कि अगर एक पर्सन अली है और हमने उसको आज रजिस्टर करना है तो उसको फाइलर होना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। देखिए सबसे पहले तो अगर वो ऑलरेडी हमने रजिस्टर्ड है और उसकी ड्यू डेट है, ड्यू डेट हमने पढ़ा कि एक इंडिविजुअल के केस के अंदर 30 सितंबर उसकी ड्यू डेट है। तो ड्यू डेट अगर ड्यू डेट जो है एक्सटेंड कर देता है FBR और FBR एक्सटेंशन कर देता है तो वो एक्सटेंडेड जो डेट होगी, सपोज यहाँ पे वो एक्सटेंशन हो जाती है 15 डे की, तो उस केस के अंदर इंडिविजुअल की जो ड्यू डेट होगी, जो एक्सटेंडेड डेट होगी, वो इसकी ड्यू डेट कहलाती है। हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल के केस में जो ड्यू डेट थी 30 सितंबर थी, अगर FBR उसको एक्सटेंड कर देता है 15 डेज या उसके पास अनलिमिटेड पावर है कि वो उसको फर्दर फॉर 15 डेज, नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर ये है कि FBR 15 डेज के
पर्सपेक्टिव से ही एफबीआर एक्सटेंड कर रहा होता है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि आप खुद से भी एक्सटेंशन फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 1119 के तहत। तो अगर आप वो भी तो कंसिडर ये होगा कि अगर एक्सटेंडेड पीरियड आप जो फाइल करते हैं, हमने ये भी सीखा कि कहाँ से एक्सटेंशन फाइल करते हैं, और आप लास्ट डे को एक्सटेंशन फाइल करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड किया कि ड्यू डेट है, अगर इन ड्यू डेट्स के अंदर कोई शख्स अपने टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो वो फाइलर कंसिडर होता है। इनिशियली फाइलर वो अपने रिटर्न फाइल कर लेता है। तो इसके अंदर हमने देखा कि अगर एफबीआर की एक्सटेंशन भी इसके अंदर इंक्लूड है और अगर आप फर्दर आप भी एक्सटेंशन फाइल कर लेते हैं तो ये भी इसका पार्ट रहेगा। तो ये एक केस था इसकी। तो इसके अलावा हमने देखा कि इसमें नॉन फाइलर क्या है। नॉन फाइलर तो बेसिकली अगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं होता। इसके अलावा लेट फाइलर का कंसेप्ट था, हमने लेट फाइलर के कंसेप्ट को पढ़ा। लेट फाइलर बेसिकली क्या होता है, जी मैं आपको हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं कि लेट फाइलर क्या होता है। अब देखिए अली है, जी एक मिनट होल्ड कीजिएगा सर। अब हम लेट फाइलर की कंसेप्ट की बात करते हैं। लेट फाइलर बेसिकली अगर वो टैक्स फाइल करता है ड्यू डेट के बाद, और ड्यू डेट का मतलब हमने फिर वही बात की कि हमने अगर इंडिविजुअल के केस के अंदर 30 सितंबर था या कोई एक्सटेंडेड डेट थी, एफबीआर ने 15 डे की एक्सटेंशन दे दी, उन्होंने 50 डेज की, इसके बाद 15 डेज की एक्सटेंशन खुद फाइल कर ली। तो उस ड्यू डेट के बाद जो एक्सटेंशन जो रिटर्न फाइल करता है वो उसको हम लेट फाइलर बेसिकली कहेंगे। लेट फाइलर का मतलब है, इसके अलावा हमने यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का। एक्टिव टैक्स पेयर बेसिकली क्या चीज़ होती है कि हमने कल इसको भी डिटेल से पढ़ा, मैं इसको थोड़ा सा आपको एलेबोरेट भी कर देता हूँ कि हमने इस सेक्शन में किस तरह से कवर किया था। तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट बेसिकली क्या होती है, कल हम ये पढ़ रहे थे कि एक्टिव टैक्स पेयर बेसिकली एक लिस्ट है जिसमें उन लोगों के नाम वो शामिल होते हैं। और ये किस तरह से, हमने कल इनकम टैक्स जो है ऑर्डिनेंस का सेक्शन 181A और इनकम टैक्स जो रूल्स का अंडर सेक्शन 81B, और हमने एक एसआरओ को भी डिस्कस किया था। इससे पहले हमें एटीएल के में शामिल होने के लिए हमें 2 ईयर्स की टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी, लेकिन करंट एक रीसेंट एसआरओ जो है उसके तहत अब ये बेसिकली सिर्फ हमें मोस्ट रीसेंट जो आपका ईयर क्लोज हो रहा है, अगर आप उसकी टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आप इनकम जो है एटीएल में आप शामिल हो जाते हैं। तो बेसिकली एटीएल की एक लिस्ट है, इसमें क्या है, हु फाइल टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट। अगर आप ड्यू डेट में आप टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं और जो है या आप दूसरे केस के अंदर ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हैं और एटीएल का चालान जमा करवा देते हैं, तो आप तब भी एटीएल के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो बेसिकली यहां हम 2 चीजें हैं कि अगर आप ड्यू डेट में टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं या अगर ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं और अपना एटीएल भी सरचार्ज भी पे कर देते हैं, तब भी आप एटीएल है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर शामिल हो जाते हैं। और ये कब इशू होती है, व्हेन दिस इशू, ये एवरी जो ईयर है वो 1 मार्च को, जो ये रिलेट किससे करती है, लास्ट ईयर से। सो जो करंट जो एटीएल है वो किस साल का है, जो करंट रिसेंटली जो ईयर क्लोज है वो 2014 का है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये दोबारा से कुछ इसको प्रैक्टिकली चीजें मैं दिखा देता हूँ। हमारे पास आजकल ये नई पॉलिसीज भी आ रही है, न्यू पासवर्ड पॉलिसी है एफबीआर ने जो इम्प्लीमेंट किया है कि आपको एवरी 60 डेज में आपको आपका जो पासवर्ड है वो एक्सपायर हो जाएगा
और आप इसको रिकवर करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसमें तो थोड़े से प्रॉब्लम्स भी हैं। इससे क्या होगा कि अगर नॉर्मली अगर 60 डेज के अंदर तो आपको पासवर्ड रिकवर करना पड़ेगा। इसके बारे में कुछ वीडियोस के हवाले से मैं आपको डिटेल से आपको समझाऊंगा। इसके अलावा एटीएल, आपने कहा पढ़ा कि एटीएल एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर वो कौन लोग शामिल होंगे? बेसिकली वो लोग शामिल होंगे जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा या लेट रिटर्न फाइल करके सरचार्ज पे कर दिया। और हम यहाँ कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की जो आ रही है, लिस्ट आ रही है, तो उसको आप देख सकते हैं। इसको डाउनलोड करना चाहें आप ये कैप्चा एंटर करके जितने भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की है उनकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने कल ये चीज़ें इसको भी स्टडी किया। इसके अलावा आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे कि नॉर्मली जो रिलेट कर रहे हैं कि एटीएल में जो अगर हम शामिल होते हैं तो इसका बेसिकली हमें आने वाले दिनों में क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो हम उस बेसिक बेनिफिट को भी थोड़ा सा कंसिडर करते हैं। देखिए, जब आप फाइलर होते हैं तो गवर्नमेंट आपको मल्टीपल बेनिफिट्स दे रही होती है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लोअर रेट ऑफ टैक्सेस हैं, टैक्स आप डिडक्टेड एट सोर्स बोथ इन प्रॉफिट एंड कैश विड्रॉल। आप देखें नॉर्मली कैश विड्रॉ करते हैं तो आप जो नॉन फाइलर के केस के अंदर क्या होता है कि आपको एक परसेंटेज जो है ना हर 50,000 प्लस की अमाउंट के ऊपर आपको जो है वो एक अदा करना पड़ता है। आपको हुकूमत टैक्स विदहेल्ड कर दी है। जी मैं आपको थोड़ा सा सपोज देखें, अगर हम नॉर्मल फाइलर होते हैं तो फाइलर के केस के अंदर जो है हमारे पास जो बैंक के विड्रॉल के केसेस के अंदर बैंक से अगर आप विड्रॉल करते हैं तो बैंक के विड्रॉल के आपका रेट डिफरेंट होता है। इसके अलावा आपका इसके अलावा जो डिडक्शन एट सोर्स ऑफ बैंक, इसमें इसके अलावा डिडक्शन ऑन विड्रॉल टैक्सेस ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम एंड गेन व्हेन द रजिस्टर विद द ट्रांसफरिंग मोटर व्हीकल। अगर आपको व्हीकल बाय करते हैं तो आपके रेट डिफरेंट होते हैं। इसी तरह आपको प्रॉपर्टी सेल बाय कर रहे हैं उस केसेस के अंदर आपका जो है वो टैक्स रेट डिफरेंट होता है अगर आप फाइलर हैं। इसके अलावा लोअर विद होल्डिंग टैक्स रेट है। कैपिटल गेन बेसिकली होता है कि अगर आप ऑन सेल ऑफ द सिक्योरिटी की बेसिस पे है। ये भी हम एक टॉपिक डिटेल से पढ़ेंगे जब हम हेड ऑफ इनकम को डिस्कस कर रहे होंगे। इसी तरह से चार्जेस फॉर द टैक्स ऑन डिविडेंड आपका ये भी लोअर होता है। इसके अलावा लोअर विद होल्डिंग ऑन प्राइस बॉन्ड्स के ऊपर आपका टू टैक्स रेट डिफरेंट होता है। इसके अलावा अलाउ यू टू जो क्लेम बैक जो है आप इन तमाम अनपे ओवरपेड जो आपने टैक्सेस पे किए होते हैं आप विदहेल्ड हुए होते हैं, आप इनको क्लेम भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर हम एटीएल के अंदर हमारी लिस्ट के अंदर हम जब आ रहे होते हैं तो हमारे मल्टीपल बेनिफिट्स जो हैं गवर्नमेंट हमें एफपीआर है वो ऑफर भी करता है और जिससे हम फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आज हम कुछ फर्दर कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। इसके बाद है रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन बेसिकली जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, एक रिटर्न है और एक वेल्थ स्टेटमेंट है। पहले पार्ट के अंदर आपकी इनकम, आपका जितना टैक्स विदहेल्ड हुआ है और आपका टैक्स पेबल का सेक्शन होता है। हम आपको थोड़ी देर तक इसके हम विजिट भी करते हैं, उसको हम डिटेल से स्टडी भी करते हैं कि बेसिकली इस पार्ट के अंदर ये चीज़ें कैसे। इसके अलावा वेल्थ स्टेटमेंट का पार्ट होता है जिसमें आपके एक्सपेंसेस पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, एसेट लायबिलिटी और रिकॉन्सिलेशन का तो सेक्शन होता है। तो मैं यहाँ पे आपको हम लॉग इन करके मेरे पास ऑलरेडी एक रिटर्न है, मैं उनको ओपन कर लेता हूँ। तो हमारे पास ये 2 सेक्शंस हमारे पास कि सर ये 2 सेक्शन कहाँ से आ रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक रिटर्न खोली एक अपने क्लाइंट की, तो इसमें कितनी चीज़ें आ रही हैं देखें। आपके पहले हिस्से के अंदर आपकी ऑल इनकम से, एम्प्लॉयमेंट से, आपकी प्रॉपर्टी से, आपके बिजनेस से, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, फॉरेन सोर्स, ये आपका पहला पार्ट है। आपकी जो है वेल्थ स्टेटमेंट का पहले पार्ट होता है। तो इसमें कैसे सर रिटर्न्स के अंदर आपकी इनकम, आपका विद होल्डिंग और टैक्स पेबल। तो हम सर इसको कैसे देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है। तो टैक्स चार्जेबल के अंदर आपके जितने भी टैक्स रिडक्शंस हैं, टैक्स एडजस्टमेंट्स हैं, आपकी ये पार्ट इसके अंदर शामिल होता है। तो इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि आपके पर्सनल एक्सपेंसेस आप मेंशन करते हैं, आपकी पर्सनल एसेट्स, लायबिलिटीज, आपका रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। तो ये बेसिकली आपके रिटर्न के 2 पार्ट्स होते हैं। आपकी ऑल सोर्स ऑफ इनकम, हम रिटर्न के अंदर जब रिटर्न फाइल करते हैं तो हम अपनी तमाम जो इनकम है और इस इनकम के अंदर कौन सा पार्ट शामिल होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर दूं।
देखिए इनकम, आपका इनकम बेसिकली क्या है कि आपके सो आपकी सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम के अंदर आपकी इंडिविजुअल की बात करें तो सैलरी है आपका सोर्स ऑफ इनकम है, जिसे एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। आपके बिजनेस से आपको जो इनकम आ रही है वो इसका पार्ट का हिस्सा है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से आपकी इनकम आ रही है। इसके अलावा आपके पास अदर सोर्सेज से इनकम आ रही है, अदर सोर्सेज से इनकम आ रही है। इसके अलावा आपके पास फॉरेन सोर्स है और एग्रीकल्चर इनकम से। तो बेसिकली आपकी जो टोटल पार्ट बनते हैं, तो हम इंडिविजुअल हर पार्ट को डिस्कस करेंगे कि सैलरी से, आपकी एम्प्लॉयमेंट से जो आपकी इनकम आ रही है वो किन स्लैब्स के तहत आती है। बिजनेस से इनकम को हम इसको सीखेंगे प्रॉपरली। हमारा एक पूरा 1 एंड में पॉसिबली कि हमारा एक से ज़्यादा लेक्चर भी इसके अंदर हो। हम प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है उसको लर्न करेंगे। हम अदर सोर्सेज, फॉरेन और एग्रीकल्चर सोर्स ऑफ इनकम से जो हमारे पास इनकम आ रही होगी, उन तमाम को हम स्टेप बाय स्टेप इसको लर्न भी करेंगे और देखेंगे भी। तो यहाँ पे एक और चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के अंदर सपोज सैलरी इनकम आ रही है, प्रॉपर्टी के अंदर हमारी रिसीट एंड डिडक्शंस के केसेस के अंदर हमें जो प्रॉपर्टी इनकम आती है कितना जो है 1/10 ऑफ द अमाउंट एडजस्टेबल अगेंस्ट द रेंट होती है। ये सारे सेक्शंस को हम तमाम जो पार्ट्स हैं इसको एक एक सेक्शंस को हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम अब कंसेप्ट जो है बेसिकली वो एसेट के हवाले से आप लोग, हमारे पास जो हम एसेट डिक्लेयर करते हैं एफबीआर के साथ, अपने जो पर्सनल एसेट हैं या लाइबिलिटीज़ हैं, इस सेक्शन के अंदर जो पार्ट्स हैं जो आपकी वो शामिल है। इसमें आपकी करंट एसेट भी शामिल होते हैं और नॉन करंट एसेट। यहाँ करंट और नॉन करंट एसेट का कंसेप्ट इस तरह से है कि आपके जो वो करंट एसेट वो तमाम एसेट्स होते हैं जो आप इजीली कन्वर्टेबल टू नाउन अमाउंट ऑफ मनी। जिस तरह से आपके पास कैश और कैश इक्विवेलेंट है, जैसे आपके पास कैश है, आपके पास कैश है या आपके पास कोई अमाउंट आपके पास बैंक में मेंटेन्ड है। इसके अलावा जो है आपकी नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपके सपोज मल्टीपल आपके एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज हैं, एनिमल्स हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपके मोटर व्हीकल है, प्रीशियस आइटम्स हैं। इन तमाम चीज़ों को बेसिकली हम किस तरह से इंटर करेंगे, ये कंसेप्ट बेसिकली इसमें भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि ये। इसके अलावा पर्सनल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमारे इन तमाम पर्सनल एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और इसमें उसको हम रिकंसाइल कैसे करते हैं। तो ये हमारी इस पूरे जो है इसमें पार्ट रहेगी जी। तो आपके यहाँ तक बेसिकली हम जब डिक्लेरेशंस के लिए जाते हैं तो हमारे पास 2 सेगमेंट हैं, रिटर्न्स और वेल्थ स्टेटमेंट का है। इसके बाद इन कंसेप्ट्स में नॉर्मली एक और कंसेप्ट हम देखेंगे कि हम ऑल पॉसिबल जितनी भी इनकम्स होती हैं, ऑल हेड ऑफ इनकम, जैसे पढ़ा हमने सैलरी, एम्प्लॉयमेंट है या आपके पास बिजनेस इनकम है, जो भी हम नॉर्मली क्या होता है कि हम रिटर्न्स के अंदर जो डिक्लेयर कर रहे होते हैं वो क्या होता है कि हमारे साल की जो ऑल सोर्स ऑफ हेड ऑफ इनकम के अंदर कोई भी इनकम आ रही होती है तो हम इसको इंटर कर रहे होते हैं। एक्सपेंसेस के अंदर हमारे तमाम ईयर्स के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन करूँ कि हमारे साल की जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, जैसे रेंट आप पे करते हैं, आप रेट टैक्सेस जो आप टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करते हैं हम यहाँ पे। इसके अलावा आपके व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस है, ट्रैवलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, जितने भी आप एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ आप मेंशन करते हैं रिटर्न फाइल की। ये क्योंकि रिटर्न एक साल, हमने एक टैक्स ईयर का कंसेप्ट पढ़ा लास्ट क्लास के अंदर, तो हम एक पूरे होल ईयर का हमारे पास रिटर्न्स जा रही। तो इसमें मेंशन यहाँ पे मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि होल ईयर्स, तो आप तमाम ईयर के टैक्सेस और आपकी जब रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके ऑल हेड ऑफ इनकम्स, तमाम साल की जो इनकम होती है वो किसी भी सोर्स के तहत जो हमने पढ़ा वो है, वो हमारे इसके अंदर ऐड होती है। यहाँ एक सेविंग का कंसेप्ट है। देखें, अगर हम सपोज हम एक इनकम अर्न करते हैं, मैं हम एग्जाम्पल से थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करता हूँ। जी देखिए, अगर सपोज एक मिस्टर अली है और वो
एक सैलरीड पर्सन है, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, अगर वो सैलरीड पर्सन है और वो सालाना सपोज 50,000 पर मंथ वो सैलरी विड्रॉ करता है, ठीक है, तो उसकी एनुअल सैलरी 6 लाख तक बनती है, तो वो टैक्स स्लैब के अंदर नॉर्मली जो इनकम टैक्स के जो टैक्स स्लैब्स हैं वो हम शेड्यूल 1 के अंदर जो आ रहे हैं वो टैक्स नेट के अंदर आता है। सपोज अगर उसकी सैलरी 70,000 है तो वो सालाना कितनी इनकम सपोज विड्रॉ कर रहा है, तो वो 8,40,000 विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे उसे अपनी कितनी जो है उसका टैक्स कितना विडल्ड होगा, कितना एट सोर्स पे कटेगा और क्या इसके अंदर पार्ट्स होंगे, तो हम ये थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूँ कि मैं ये बेसिकली ये किस तरह से कवर होगा। सपोज एक पर्सन है, उसका यहाँ पे ओपनिंग एसेट का कंसेप्ट है, देखिए अगर वो साल के अंदर 8,40,000 के अंदर से वो 600,000 जो है वो एक्सपेंस करता है, तो उसके पास जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी, सपोज 2,40,000, तो वो 2,40,000 के जो सेविंग्स है उसके अपने एसेट को ऐड ऑन कर सकता है। ये कंसेप्ट कैसे समझ आएगा, मैं आपको थोड़ा सा इसको मैं आपको आपके रिटर्न के ऊपर ले जाके मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से होगा। सपोज आपने 6 लाख हमने एक सैलरीज के अंदर उन्होंने इनकम अर्न की, सपोज यहाँ पे हम एंटर करते हैं कि उनकी सालाना जो सैलरी थी वो जो है वो 8,40,000 थी। तो अगर जब हम इसको डिक्लेयर करेंगे, जब हम एसेट्स के अंदर अपनी इसको शो करेंगे, तो उसकी जो सेविंग्स होंगी अगर उसने एक्सपेंसेस यहाँ पे एंटर किए, सपोज यहाँ पे हम बात करते हैं कि उसके टोटल उसने 6 लाख रुपीस के उसके एक्सपेंसेस थे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि हमने ना एक फॉर द सेक ऑफ जिस अंडरस्टैंडिंग कि हमने 8,40,000 की नॉर्मल इनकम उसका डिक्लेयर किया, उसने अपने एक्सपेंसेस शेयर किए, तो बेसिकली 2,40,000 के अगर वो अमाउंट एंटर कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो कितनी अमाउंट जो है उसकी सेविंग्स है। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये होता है कि जो आपकी सेविंग्स है उन्हीं से आप अपने एसेट को ऐड ऑन कर सकते हैं। सपोज आपके एसेट जितने थे, सपोज आपके पास ऑलरेडी कुछ एसेट प्रीवियसली मौजूद थे, तो हम कंटिन्यू किस तरह से करते हैं कि जो आपके मौजूदा एसेट जो हैं इस साल की जो सेविंग्स होती हैं उसके साथ ऐड ऑन होते हैं। तो ये एक कंसेप्ट है, इसको हम थोड़ा सा मैं सेविंग्स नॉर्मली किस तरह से होती हैं कि आपकी तमाम साल की जो इनकम्स हैं आप उनमें से एक्सपेंसेस डिडक्ट करते हैं और जो सेविंग्स होती हैं उनसे ही आप एसेट बाय कर सकते हैं। सपोज आपकी जो सैलरी है वो 80 लाख रुपए है, उसमें से आपने एक्सपेंसेस कितने आपने टैक्सेस पे करने के बाद उसमें से आपने 40,000 जो है 40 लाख रुपीस अगर आपने एक्सपेंसेस किए, तो आपके पास जो 20 लाख रुपीस बच रहे हैं वो आपकी सेविंग्स में, और वो उससे ही आप एसेट बाय कर सकते हैं। तो ये एसेट का कंसेप्ट यहाँ पे नॉर्मली ये कंसेप्ट इसके साथ साथ ये भी चल रहा होता है। तो ये दो चीजें आपने साथ साथ देखनी है कि हमारे एसेट किस तरह से बढ़ेंगे। देखें एफबीआर के पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद है कि जिसमें अगर आपकी जो सेविंग्स हैं, जो आपके सोर्सेज ऑफ इनकम्स हैं, उन्हीं से आपके एसेट इंक्रीज होंगे। आप रिकॉन्साइल करते हैं, हम एंड पे रिटर्न के ऊपर जाते हैं तो हम इसको रिकॉन्साइल करते हैं। रिकॉन्सिलेशन के बाद जो हमारे पास एडिशनल जो हमारे पास जो सेविंग्स होती हैं उन्हीं से हम एसेट को एड ऑन कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं ये सेम अमाउंट के साथ अगर मैं करूं तो ये मेरी अमाउंट रिकॉन्साइल हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि नॉर्मली हमारे पास यहाँ कंसेप्ट ये है कि जो हमारी इनकम होती है और उसमें से जो हमारे एक्सपेंसेस डिडक्ट होते हैं, उसके बाद हम जो हमारे एसेट होते हैं, जो एडिशनल सेविंग्स होती हैं, उन्हीं के हमारे एसेट हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सोर्स ऑफ इनकम से हट के अपने कुछ एसेट्स को डिस्क्लोज कर सके। तो यहाँ ये चीज़ें, ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये साथ साथ आपको जो है प्रैक्टिकली जो हम लर्न कर रहे होंगे तो ये चीज़ें भी हमारे साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो एसेट हम कैसे ऐड ऑन करते हैं, ये कंसेप्ट हम बेसिकली जब इसके ऊपर सेक्शंस पे जाते हैं तो इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिएगा। अगर कोई लास्ट क्लास के अंदर से भी आपको कोई क्वेश्चन था तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं।
जी, एनीवन? जी, आप यहाँ हैंड रेस कर लें, या आप आपको क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नो सर। जी जी। नो सर, नेटवर्क इशू आ रहा है इसलिए सर आवाज़ कट हो रही है। आवाज़ कट हो रही है, बाकियों को आवाज़ आवाज़ क्लियर आ रही है? नहीं नहीं सर, मेरी तरफ से इशू है, मेरी कट हो जाती है बार बार क्लास, मुझे दोबारा अगेन एंटर होना पड़ता है। जी जी, चलें चलें, ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम। अच्छा, हम तो दोबारा से कुछ चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। कल हमने कुछ जो जो चीज़ें हमने लर्न की, हमने हमने इसके जो ये कुछ ऐसा हमने बेसिकली देखा कि हमारे पास ये जो पोर्टल है, ये हम इसको बेसिकली रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी कल हमने लर्न किया। हम एक्सटेंशन कैसे फाइल कर सकते हैं, कल हमने एक्सटेंशन की एप्लीकेशन फाइल की थी, जिस तरह से हमने थोड़ा सा देखा कि टू फाइल एन एक्सटेंशन, तो वो डेट पूछता है नॉर्मली, क्योंकि ये अभी रिटर्न का टाइम नहीं है, तो हमने ये चीज़ें को देखा। इसके अलावा हमने ये देखा कि एफबीआर के पास कुछ हमारे पास मालूमात होती हैं, उन इंफॉर्मेशन को की बुनियाद पे जो है वो हमें जो है ई इनरोलमेंट या ई रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, हमने पहली क्लास के अंदर वो भी देखा। तो ये सारे जो चीज़ें थी, ये हमने लास्ट क्लास में कवर कर ली। इस हवाले से भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। एक क्लास के अंदर कुछ पार्टिसिपेशन रहनी चाहिए, क्लास के अंदर कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो हम थोड़ा सा जो है वो बेहतर तरीके से मूव कर सकेंगे। जी, चलें हम थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं। नॉर्मली कुछ कंसेप्ट ये थे, हम नॉर्मली कलेक्शन एंड डिडक्शन ऑफ टैक्सेस के हवाले से थे। देखिए, हमारे पास जब हम इनकम अर्न करते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जो हम पढ़ रहे थे कि देयर आर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स। हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम्स क्या है, मल्टीपल। सपोज हमारे पास टैक्सेबल इनकम क्या है, हमारे पास नॉर्मली ये हमारा सेक्शन है 11 सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, कि हेड ऑफ इनकम्स, कि हमारी वो तमाम इनकम जो इन हेड ऑफ इनकम्स के तहत आती है, तो ठीक है, वो हमारी सोर्स ऑफ इनकम कहलाती है। जैसे सैलरी है, इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम द बिजनेस है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हैं। तो हम जो गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी कुछ सोर्सेस से डायरेक्टली, कुछ से हमारी इनकम जो विदहेल्ड करती है, तो सम टाइम हमारी कुछ जो डिडक्शंस हैं वो हमारी एक्सपेंसेस से भी कर रही होते हैं। देखें, एक बात तो समझ आती है कि अगर एफपीआर जो है वो हमारी इनकम से सोर्सेस से टैक्स विदहेल्ड कर रहा है, तो हम इनकम के केसेस के हम अंदर इसको हम कहेंगे डिडक्शन ऑफ द टैक्सेस। जैसे हम सैलरी के ऊपर टैक्स, हमारा एम्प्लॉयर जो है वो टैक्स विदहेल्ड करता है, इसी तरह से बैंक्स जो हैं वो हमारा टैक्स विदहेल्ड करते हैं। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा यहाँ डिस्टॉर्शन सी आ रही है। देखिए, हम जो हमारा एम्प्लॉयर है, अगर हम सैलरीड पर्सन हैं, तो हमारा जो एम्प्लॉयर है वो हमारी सैलरी, अगर हमारी सैलरी स्लैब 50,000 पर मंथ से ज़्यादा है, तो हमारा वो टैक्स विद हेल्ड करता है। तो क्योंकि हम इनकम अर्न कर रहे हैं, तो यहाँ तो एक कंसेप्ट बनता है कि यहाँ पे वो जो टैक्स विद हेल्ड करेगा वो डिडक्शन कहलाएगा। लेकिन हम सम केसेस के अंदर हम ये देखते हैं कि इस चीज़ के अलावा हम सपोज बैंक जो हमें वो प्रॉफिट देता है, इसके अलावा बैंक से हमें कोई प्रॉफिट आता है, तो वहाँ पे भी हमारे पास जो टैक्स है वो बैंक जो है वो टैक्स को विदहेल्ड करता है। लेकिन अगर हम देखें कि कुछ हमारी जो हैं एक्सपेंसेस के ऊपर भी, हमारे एक्सपेंसेस जैसे यूटिलिटी बिल, हम टेलीफोन या यूटिलिटी के बिल के अंदर भी हमारे जो है एफबीआर जो है हमारे टैक्स को विदहेल्ड करता है, जैसे टेलीफोन पे, यूटिलिटी बिल्स के अंदर भी। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी या व्हीकल बाय करते हैं, तो उन पे भी हमारे एक्सपेंसेस के ऊपर भी हमारे पास, तो हम ये दो कलेक्शन और डिडक्शन का कंसेप्ट है
कि इनकम के ऊपर जो बिहार हमसे टैक्स कार्ड विदहोल्ड कर रहा होता है वो जो है वो डिडक्शन कहलाता है, और एक्सपेंसेस जो हमारे है वो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस या कलेक्शन, तो बेसिकली वो हमारा जो है वो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस कहलाता है। तो ये कंसेप्ट क्योंकि आगे हमारे साथ साथ टैक्स रिटर्न फाइलिंग के हवाले से हमें ये कंसेप्ट हमारे पास आएगा, और हम किस तरह से इसको कैटर करेंगे, तो ये सारी जो है हमारी टैक्स फाइलिंग के दौरान ये चीज़ें भी इसका पार्ट रहेंगी। तो आज हमने इस सेशन के अंदर काफ़ी चीज़ें पहले जो सेशंस के अंदर कुछ रन कर ली थी, इसको हमने लर्न भी किया था। कुछ चीज़ें अगर आपकी तरफ से कुछ पुराने टिल द टाइम तक कोई सेक्शन के अंदर कोई आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा, ताकि हम, क्योंकि हम आगे फिर जब रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो हम एक एक सेक्शन को, हर चीज़ को, हर सेक्शन जो है सोर्स ऑफ इनकम्स हैं, हम ये जो रिटर्न्स के जो पार्ट्स हैं टैक्स रिटर्न्स के, इनके तमाम इन एलिमेंट्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। इससे पहले क्योंकि कुछ बुनियादी कंसेप्ट हमारा होना बहुत ज़रूरी है कि विद होल्डिंग टैक्स क्या है, टैक्स पेबल है, ये सारे कंसेप्ट हम साथ साथ इसको स्टडी भी कर रहे होंगे। तो कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कि फाइलिंग के हवाले से हमारी 2 से 3 क्लासेस जो हो चुकी हैं, इसके अंदर से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछते जाइए साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि जो भी यूटिलिटीज बिल के ऊपर जो भी डिडक्शन होगी वो हम अपने रिटर्न में क्लेम ले सकते हैं। अच्छा, ये जो यूटिलिटीज बिल है वो जो भी होंगे वो ये कि मतलब मेरे नाम से ही अगर होंगे तो मैं उसमें क्लेम ले सकता हूँ। अगर जी मैं किसी रेंट रेंट पर शॉप पर हूँ, अगर किसी के साथ रेंट एग्रीमेंट हुआ तभी मैं ले सकता हूँ, या अदरवाइज ये कि अगर नाम पे नहीं भी ना हो तो तब भी मैं क्लेम ले देखिए, सकता नॉर्मली तो आपके नाम के अगेंस्ट होता है, लेकिन अगर आप रेंटल एग्रीमेंट के साथ हैं तो कुछ क्लेम्स जो हैं वो जो है वो क्लेम किए जा सकते हैं जी। हूँ? अच्छा, ठीक है। और सर इसके अलावा एक वो रिटेलर टैक्स भी वो एक इसमें ऐड कर रहे होते हैं, जैसे इनके ऊपर फिक्स चार्जेस, जैसे आजकल ये कि वो रिटेलर शॉप पर लग रहे हैं, तो अगर मैं ये फाइलर होऊंगा तो वो जो टैक्स लग रहा होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा मेरा? किसकी बात करें, दोबारा से थोड़ा सा मुझे एलेबोरेट कीजिएगा। क्योंकि सर अभी एक मैं केस देखा था कि उसमें ये था कि एक शॉप एग्रीमेंट हुआ था, तो उसमें ये कि जो बिल आ रहा था वो तो ऑनर के नाम पे आ रहा था, ठीक है, लेकिन ये कि उसमें एक अलग से टैक्स डाला हुआ था, कोई रिटेलर टैक्स था उसके ऊपर, जो फिक्स टैक्स लगाया हुआ ना गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के ऊपर, जी जी। आई थिंक। तो वो ये कि केसी से ये कि वेबसाइट पे उस पर मेंशन किया हुआ था कि अगर आप ये कि फाइलर हैं तो ये टैक्स आप पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो जी, तो ये देखिए ये देखिए, जब हम ये थोड़ा सा रिटर्न फाइलिंग के दौरान इस सेक्शन में पहुंचेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा इसको देखिए सेक्शंस के अकॉर्डिंगली हम आपको पढ़ाएंगे, तो मैं उसमें क्या होगा, मैं उसको उसको एलेबोरेट कर दूंगा। प्रॉब्ली हम ओके। नेक्स्ट क्लास के अंदर जब जा रहे होंगे तो मैं आपको प्रॉपरली उस सेक्शन को हम डिटेल से पढ़ के, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ यहाँ पे जो रिलेटेड है, या यहाँ पे हम कुछ कोई भी चीज़ है, इनकम टैक्स रूल्स हैं या ऑर्डिनेंस है, उससे हट के कोई चीज़ नहीं हो रही। कोई प्रैक्टिस जो एसआरओ में मेंशन्ड है, एसआरओ के मैं हम प्रॉपरली उन एसआरओ को मेंशन करके आपको डिटेल से पढ़ा दूंगा, क्योंकि वो भी टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये अंडर किस सेक्शन के या किस एसआरओ के अंडर आ रहा है, और किस तरह से ये एग्जाम्पशन हो सकती है, या किस तरह से हम क्लेम कर सकते ओके सर, थैंक यू। हैं जी। इसके अलावा कोई और कोई क्वेश्चन हो प्लीज़। आप ये एटीएल की समझ आ गई थी, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। जी एक्सक्यूज मी सर, ये मैं मिस कर गया था, थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे इसमें? जी, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट बेसिकली एक लिस्ट है। देखें, नॉर्मल एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है इनकम टैक्स, नॉर्मली हमने कल इसको डिटेल से काफ़ी स्टडी किया था। इनकम टैक्स जो है ऑर्डिनेंस, इसका सेक्शन 181A है। मैं इसको आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। Just a minute.
बेसिकली टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो है 81 जिसका जो सेक्शन 1 है, एक्टिव टैक्स पेयर्स बेसिकली द बोर्ड शैल हैव द पावर टू इंस्टीट्यूट द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो होती है ये वो लिस्ट है जिसमें वो तमाम जो आपके एक्टिव जो टैक्स पेयर जिन्होंने टैक्स फाइलिंग किया, चाहे वो लेट फाइलर थे, चाहे लेट फाइलर लेकिन उन्होंने सुरचार्ज के साथ टैक्स अदा कर दिया, या जिन लोगों ने ड्यू डेट्स के अंदर टैक्स पे कर दिया, वो एक लिस्ट है। एफबीआर एक लिस्ट जारी करता है, और ये लिस्ट कब जारी करता है? ये वो हर साल के फरवरी के लास्ट डेट को जारी करता है, 1 ऑफ मार्च। तो ये कब की जारी करता है? ये एक साल की लिस्ट होती है। सपोज अभी हमारे पास जो लेटेस्ट टैक्स ईयर क्लोज हुआ वो था 2024, तो इसकी जो लिस्ट जो एटीएल की जो लिस्ट जारी होगी वो 28 या 29 ऑफ द फरवरी ऑफ 2025 को इशू होगी। तो बेसिकली ये अपडेशन हो रही होती है कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की जो जितने भी जो हमारे फाइलर्स आजाद हैं उनकी एक लिस्ट होती है जिसमें ये जो है वो हर साल इशू होती है और एक साल के लिए मेंटेन होती है। हालांकि ये हर मिनट के साथ अपडेट हो रही होती है, और इसकी जो एक्सपायरेशन है तो ये बेसिकली सपोज ये जो एक्टिव टैक्स पेयर जो अभी इशू होगी 1 ऑफ मार्च को, ये क्लोज ये नेक्स्ट ईयर जो 2026 की जो लास्ट डेट ऑफ फरवरी को जो है ये इसकी वैलिडिटी होगी एक साल के लिए। जी कुछ बाकी मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपको इसके हवाले से दे देंगे लास्ट क्लास का, उसमें क्योंकि इसको काफ़ी डिटेल्स के साथ हमने एलेबोरेट किया था, तो आपको उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी वो भी डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिएगा। टैक्स ईयर्स के हवाले से नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है, स्पेशल टैक्स ईयर्स हैं, हमने ये भी कवर किया, और नॉर्मली जो टैक्स ईयर का जो टर्नओवर है नॉर्मली वो क्या होता है। असल में आज क्लास को हम क्योंकि हमारा कुछ जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो काफ़ी कम्प्रीहेंसिव क्लास का है, शायद एक डिटेल क्लास होगी जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी, उसमें क्योंकि हम एक नए कंसेप्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं बेसिकली मैं रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूँ कि हम पुराने कंसेप्ट को क्लियर कर लें, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रिटर्न फाइलिंग की तरफ जाएंगे तो हमारे जो बुनियादी जो मेन कंसेप्ट हैं जो जिसमें वो हमारे पास जो क्लियर होने चाहिए। बेसिकली रिटर्न का कंसेप्ट क्या है, डिक्लेरेशन का कंसेप्ट क्या है। नॉर्मली एफबीआर अपने पोर्टल पे डिक्लेरेशन का कंसेप्ट बताता है कि डिक्लेयर करना, अपने असासों को डिक्लेयर करना, जिसमें नॉर्मली हमारे जो लॉ के अंदर जो मेंशन्ड है वो है कि रिटर्न का कंसेप्ट है। रिटर्न का बेसिकली नॉर्मली आपने कंट्रीज में देखा होगा कि इन रिटर्न अगर आपको गवर्नमेंट को बेनिफिट देती है, जैसे फैसिलिटेट करती है, आपको एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, आपको जो है रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करती है, तो आपने जो बड़े कंट्रीज हैं आपने देखे होंगे, जैसे अमेरिकन जैसे मुल्क हैं, वो अपनी अगर वो टैक्स चार्ज करते हैं तो अपनी आवाम को फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट है। लॉ के अंदर तो रिटर्न का कंसेप्ट है, लेकिन डेक्लेरेशन बेसिकली एफबीआर जब हम साइट के ऊपर जाते हैं तो वहां पे ये डेक्लेरेशन का कंसेप्ट है। आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे डेक्लेरेशन का कंसेप्ट आ रहा है। तो नॉर्मली डेक्लेरेशन में आप चीज़ों को, असासों को सेल्फ असेसमेंट, डेक्लेरेशन का मतलब होता है कि सेल्फ असेसमेंट, आप अपनी तमाम जो डिक्लेयर चीज़ें हैं, आप अपनी एसेट है, आप जितनी भी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, आप खुद डिक्लेयर करते हैं, आप खुद से करते हैं, उसकी बेसिस पे ये आपको ऑडिट करता है, उसकी बेसिस पे अगर आपको नोटिस जारी करता है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था। तो हमारे पास क्योंकि हम रिटर्न फाइलिंग को सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और ये कंसेप्ट जो है अच्छा, ये क्वेश्चन है सर, कैन वी चेक इन एनी फर्म आर पर्सन इन एटीएल? जी बिल्कुल, हम एटीएल में देखिए, एटीएल से हम हर जो है इंडिविजुअल पर्सन, जब पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन का में आपकी कोई कंपनीज भी हैं, इंडिविजुअल्स भी शामिल होते हैं, तो हम इसको चेक कर सकते हैं, बिल्कुल हम चेक कर सकते हैं। सर यहाँ पे जब आप आते हैं, आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट को जब हम चेक करने जाते हैं तो आप सीएनआईसी या एनटीएन नंबर, आप किसी भी कंपनी का सीएनआईसी देते हैं तो यहाँ से आप उन एटीएल से उस जो है उसका एनटीएन चेक कर सकते हैं। आपके अगर आपके पास
सपोज ये उस पर मैंने अपने नाम से वेरिफिकेशन अगर की है, तो अगर आप किसी कंपनी का एनटीआर आपके पास मौजूद है तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। या सब अगर आप ग्रुप में शेयर कर देंगे तो हम किसी भी कंपनी का जो है यहाँ से इसकी लिस्ट से चेक कर सकते हैं। अगर आप मुकम्मल डाउनलोड करना चाहें, लेकिन वो एक बहुत बड़ी लिस्ट होगी, तो आपके बहुत से डॉक्यूमेंट जो हैं वो अगर आप उसको डाउनलोड की शक्ल में हार्ड कॉपी में डाउनलोड करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है बल्कि सा हो जाएगा। तो अगर डायरेक्टली अगर आप एंटीन के अगेंस्ट आप किसी भी एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट के अंदर उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली हम क्लास को थोड़ा सा इसी वाले से सिर्फ क्लोज इस तरह से करेंगे। जी नुमान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो रिक्वेस्ट थी कि इसको प्रैक्टिस किस तरह करें कॉन्सेप्ट को, क्योंकि जो मेरा एफबीआर का जो मेरा मतलब है तो उसके अंदर से तो काफ़ी चीज़ें छेड़ी नहीं जा सकती, मतलब उसके अंदर आपको पता नोटिस भी आए हुए, काफ़ी कुछ हुआ है, तो इसका कोई टूल वगैरह कुछ होता है या कोई चीज़ होती है जिसपे ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स? सर इसमें प्रैक्टिस के लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास अगर आपकी कोई फैमिली के अंदर जो नॉन फाइलर है, या नॉन फाइलर कोई ऐसा पर्सन है जिसने ऑलरेडी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, फैमिली के अंदर आपकी मिसेज हो सकती हैं, या आपका कोई ऐसा शख्स है जिसको आप रजिस्ट्रेशन कर सके, उसका प्रोसेस कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ साथ साथ पूरी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मतलब हम टैक्स रिटर्न देखिए किसी इंडिविजुअल के केसेस में आपका कोई केस है कि सर ये टैक्स रिटर्न के अंदर ये केसेस हैं, डिफरेंट सिनेरियोज के साथ उसको चेक कर लेंगे। एक हमारे पास भी आ रही होगी, अगर आप नहीं तो फिर आपको कोई केस वगैरह आपके साथ शेयर कर देंगे। नॉर्मली ऐसा इशू नहीं होता कि आप लाइव किसी चीज़ के अंदर आपको डिस्टर्ब कर देते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखें जब हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ प्रैक्टिस के लिए सपोज मैं लास्ट ईयर के लिए नोटिस आ रहे हैं, तो इसके अंदर जब तक मैं सबमिट नहीं करता तो मेरे पास ड्राफ्ट के अंदर मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पे मैं टैक्स रिटर्न है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो सपोज मैंने यहाँ से सैलरीज वगैरह एंटर की, जब तक कि मैं इसको सबमिट करके सेव करके सबमिट नहीं कर देता तो ये आगे फॉरवर्ड नहीं होती एफबीआर की तरफ। तो आप इसको किसी भी पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये साथ साथ क्योंकि हम नेक्स्ट सेक्शन से प्रॉपरली रिटर्न फाइलिंग का कंसेप्ट को लेके चलेंगे। मैं आज क्लास को इसलिए आगे इसकी तरफ लेके नहीं जा रहा, इट विल टेक लॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इसका टाइम कंज्यूम होगा, और इसमें कंसेप्ट को क्लियर करने के एक लंबी क्लास की रिक्वायरमेंट है। तो मैं ये आज अगर स्टार्ट करता हूँ तो बेसिकली वो कंसेप्ट इन बिटवीन रह जाएगा। तो आप किसी भी रिटर्न को, आप किसी भी एक्टिविटी को बार बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे सैलरी के इनकम हमारी प्रॉपर्टी इनकम है, आप सपोज आपने रेंट रिसीव किया, आप कोई भी इनकम आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यहाँ पर अगर आप एंटर करते हैं तो नॉर्मली आपको ये प्रैक्टिस जो है यहाँ पे आप जितनी चाहे मर्जी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी जज़ाकल्लाह सर। जी इसके अलावा कोई भी देखिए क्वेश्चन जो है आप क्वेश्चन दरमियान में किसी भी टाइम ले सकते हैं। देखिए जो बुनियादी क्लासेस में ये हो रहा है कि हमारे पास जो कई पार्टिसिपेंट हैं जो कुछ वो पुराने जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास नहीं लेते, कुछ नए आ जाते हैं, तो कंसेप्ट ही होता है कि कन्फ्यूजन ही होती है कि पुराने जो हैं वो उनके पास कुछ कंसेप्ट होंगे, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स के पास उनका जो हमारी लास्ट क्लासेस का कंसेप्ट मौजूद नहीं होते। तो हाँ, आपके साथ सबके साथ ना लास्ट क्लासेस को प्रॉपरली शेयर कर दिया जाएगा। तो आज की क्लास बेसिकली यही हो रही है कि हम पुराने कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लें, या कुछ आपकी तरफ से क्वेश्चन ले लें। इन्हीं के क्वेश्चन ये क्लास इस तरह से मेंटेन कर लेते हैं कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें, ताकि हम किस तरह से लेके चलेंगे, ये क्लासेस आगे कैसे मेंटेन करेंगे, ताकि जो है जो आपकी क्यूरीज हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ एड्रेस होते जाएं। जी नुमान साहब, कोई आपको जो प्रैक्टिस के लिए ना आपको जो है ना वो फॉर्म दे दिया जाएगा आपको, कोई डेफिनेटली कोई रिटर्न्स के लिए हवाले से आपको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप उसमें उसकी लिमिटेशन मैं आपको बता दूंगा, आप साथ साथ वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बल्कि आप घर में, इससे बेहतर ये है कि आप अपनी रिटर्न जो आपके लास्ट आपके ग्रेजुएशन मुझसे शेयर कीजिएगा, आपकी जो लास्ट कुछ ना कोई नोटिस या किसी तरह के आपका जो है आया होगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। जी ठीक है सर। जी तो ऐसा है कि हम आज की जो क्लास है वो थोड़ा सा क्लोज आज कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन भी है थोड़ी सी, लेकिन एक क्लास हम इसको कंक्लूड इसलिए करेंगे और अगली क्लास पे इसलिए मेंटेन करेंगे कि जो कंसेप्ट्स हैं जो नई क्लास के, उसमें इट माइट टेक मोर देन 2 आवर्स क्लास जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम तमाम ना सिर्फ कंसेप्ट को पहले डिटेल से स्टडी करेंगे, फिर हम एक प्रॉपर जो रिटर्न्स हैं, हम जितनी भी सोर्स ऑफ इनकम्स के पर्सपेक्टिव से इंडिविजुअल के केसेस के अंदर वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर
जो है वो कवर करेंगे। तो प्लीज़ अभी कोई क्वेश्चन हो, कोई हम इसको कैसे लेके चलेंगे, कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, तो आज फिर क्लास क्लोज कर लें इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट सैटरडे और हमारी संडे को क्लास हुआ करेगी, तो क्या ये जो क्लास के टाइमिंग्स ठीक है 7 o'clock, या और संडे को 7:30 या 8 o'clock क्लास ठीक है? जी ठीक है सर, ठीक। जी, नॉर्मली हमारी दूसरा सेशन भी स्टार्ट होगा, मंडे और ट्यूसडे की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। तो इंशाल्लाह अगर जो नए पार्टिसिपेंट, अगर किसी को अगर नई क्लास के अंदर वो टाइम सूट डिफरेंट करता है, तो वो ना कोऑर्डिनेटर को बता सकता है, वो इंशाल्लाह वो हम उसके अकॉर्डिंगली उनको मैनेज कर लेंगे। ठीक है जी, आज हम थोड़ी सी क्लास को क्लोज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो सैटरडे को जो क्लास होगी हमारी एक कम्प्रिहेंसिव क्लास होगी। कम्प्रिहेंसिव से मुराद है, क्योंकि ये कुछ हम टेस्टिंग एंड समझ लें कि टेस्ट कुछ क्लास ये डेमो क्लासेस की तरह से तमाम लोगों को शेयर भी हो रही थी। तो जो हमारी जो प्रॉपर जो आगे क्लास होंगी, हमारे जो ट्रू पार्टिसिपेंट होंगे वही लोग हमारी क्लास के अंदर मौजूद होंगे, और हम इसको कम्प्रिहेंसिवली जो ट्रू स्पिरिट है इसके अकॉर्डिंगली हम इसको लेके चलेंगे क्लास को। ठीक है जी, हम इंशाल्लाह क्लोज करते हैं, और हम जो है नेक्स्ट जो है सैटरडे से ये क्लास को कंटिन्यू करेंगे जी।